नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की तैयारी मुझे उम्मीद है आप सबों की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और आज के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में 26 से 27 जुलाई 2026 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा और तमाम जानकारी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार से हमेशा हम आपको विस्तृत तौर पर बतलाते हैं, तो उसी तरह से आज भी हम चीजों को देखने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले क्लास के सवाल से। जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, जरा गौर कीजिए, यहां एक शब्द लिखा गया है प्रथम। और इस दृष्टिकोण से यानी कि अगर हम देखें, ये पहली बार है जब ये सूचकांक जारी हुआ है, तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैसे भी बीपीएससी सहित बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो नीति आयोग इसका एक फेवरेट टॉपिक रहा है, सवाल अमूमन यहां से पूछे गए हैं। तो इसको जरा गौर कीजिए, यहां देखिए प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां विकल्प ए बी सी में जब आप देखेंगे, पहले ए को देखिए कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। यह बिल्कुल सत्य है, मैंने डिटेल में आपको यह पढ़ाया हुआ था। दूसरा विकल्प है कि बिहार को इमर्जिंग परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, यह भी सत्य है। बिहार को भारत में 26वां स्थान मिला तथा बड़े राज्यों में 17वां स्थान मिला है। अच्छा, अगर बड़े राज्यों की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर 17वां स्थान मिला है, जो इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे अंतिम स्थान है बड़े राज्यों में। तो यहां पर हालांकि हमने नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ाया हुआ था, हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है। समग्र स्कोर राष्ट्रीय स्तर पर रहा 26वां और बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान 17वां स्थान। तो ये भी कथन यहां पर सही है। तो ए बी सी यहां पर जो ऊपर लिखा गया है उपयुक्त सभी सत्य है, तो विकल्प नंबर डी ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ये चीजें अच्छे से आपको हमने पढ़ाया है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ये एक अच्छा टॉपिक है, सवाल यहां से बनते हैं। अभी कुछ चीजें अपडेट के रूप में आज भी हम देखने वाले हैं। अभी तक आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और बीएम ऑनलाइन लर्निंग्स ऐप सर्च कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा ऐप का लोगो। दोस्तों, आज के सेशन को जरा गौर से देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां देखने को मिलेगा। अब देखिए, पहला सवाल है, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के पहले कैबिनेट स्तरीय यानी कैबिनेट मंत्री की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जरा गौर कीजिए कि पहले कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मंत्री के रूप में किस भारतीय मूल के, बेसिकली बिहार मूल के भी आप बोल सकते हैं, नेता की नियुक्ति हुई है। इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपको जरा देखने का प्रयास कीजिए। कनिष्क नारायण ये नाम है और इनके बारे में 2024 में हमने कुछ जानकारी आपको इसी सीरीज में पढ़ाया था। तो आंसर है कनिष्क नारायण। जरा इन्हें तस्वीर में यहां देख लीजिए और मूल रूप से इनका जो संबंध है बिहार के मुजफ्फरपुर से है ना। अब जरा यहां एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष की आयु में वो अपने परिवार के साथ यहां चले गए थे। मतलब बेसिकली जो उनका एक प्रकार से बचपन है यही गुजरा है, ब्रिटेन में है। अब यहां हालांकि इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मूल बात यहां पर यह है, जुलाई 2026 में कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति हुई है, ये नाम याद रखिए, ये नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहैम की नियुक्ति हुई है। मतलब यहां इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। अब यहां पर नया कैबिनेट का गठन हुआ एक्चुअली में। तो यहां आप देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जो एआई मंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, ये भारतीय मूल के या फिर मुजफ्फरपुर बिहार के कनिष्क नारायण की नियुक्ति हुई है। 2024 में ये वाली जानकारी मैंने आपको दिया था कि 2024 के ब्रिटेन के आम चुनाव में वे लेबर पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे या फिर बने थे। तो इन चीजों को यहां से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस प्रश्न में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर जो नियुक्ति हुई है, नाम क्या है, कहां से बेसिकली ये मूल रूप से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात हुई है तो जरा गौर कीजिए, भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो अमूमन रिपीटेड मोड में एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए इसको एक नजर हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां वही सारी चीजें आपके बीच हमने रखा है, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, और इधर और भी आपको 4 नाम देखने को मिलेगा। और अपने आप में ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, क्लीमेंट एटली की अगर हम बात करें,
इनके बारे में जो सवाल बनता है यहां पर आपके बीच हमने रखा है कि भारत की आजादी के समय 1947 में, यानी कि जिसमें भारत आजाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और विंस्टन चर्चिल के बारे में 2-3 पॉइंट है जो यहां आप देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1939 से 1945 तक। अब इसी युद्ध के दौरान 1942 में भारत में क्रिस्प मिशन भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जरा ये वर्ष याद रखिएगा, 1931। इसी के आसपास या फिर वर्ष 1931 में ही, हालांकि एग्जैक्ट वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको ये हम बतला दें कि 1931 में ही विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। और ये भी सवाल एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो विंस्टन चर्चिल को लेकर ये 2 पॉइंट और एक जो महात्मा गांधी को लेकर पूछा जाता है। उसी प्रकार से रैमसे मैकडोनाल्ड की बात करें तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने वाले ये प्रधानमंत्री रहे। और मार्गरेट थैचर की बात करें तो ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसे कि आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरह भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, उसी रूप में अब विलियम पीट यंगर की बात करें तो ये ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, मतलब महज 24 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री। और वहीं डेविड लॉयड जॉर्ज की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों ऋषि सुनक जो यहां आप देख रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए, भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन के इतिहास में भारतीय मूल और गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब ऋषि सुनक, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे किसी एग्जाम को लेकर ध्यान में आ रहा है कि यहां से सवाल पूछे गए हैं, तो फिलहाल आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इस तरह के डेली पीडीएफ जो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आदि पर यह चीजें आपको पोस्टर बैनर के रूप में देखने को मिलता है, आप लोग वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बोलने के लिए सोच रहा था। अभी साइड में आप जो देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल जो मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग चाहे तो इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो कीजिएगा। आते हैं यहां पर अगले सवाल पर। बिहार विधानसभा के वर्ष 2026 के मानसून सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसून सत्र जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, अब यहां पर देखिए कौन सा कथन सही है। 3 कथन है। पहला कथन देखिए कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया। तो ये जो अवधि है 20 से 24 जुलाई 2026 का, ये बिल्कुल यहां इस संदर्भ में सही है। अब उसके बाद दूसरा कथन है कि यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला मानसून सत्र है। सम्राट चौधरी अभी हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब फिलहाल ये भी कथन सही है। यहां भाजपा की पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आप सम्राट चौधरी को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल यहां आते हैं अगले तीसरे कथन पर। इस सत्र में वित्त वर्ष 26-27 का प्रथम अनुपूरक बजट तथा बिहार शहरी विकास विधेयक सहित कुल 13 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया। अभी देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अनुपूरक बजट है। साथ ही यहां पर इसको लेकर भी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये कथन यहां बिल्कुल सत्य है। तो यहां हम से पूछा गया था कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर डी सभी कथन यहां पर सही हो जाएगा। ऐसे अनुपूरक बजट को लेकर हम जानकारी आपको दे चुके हैं, आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। लेकिन यहां पुनः से चीजों को हम देखेंगे। अभी हाल ही में मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई, 24 तक चली, लेकिन पहले ही दिन बिहार विधानसभा के मतलब मानसून सत्र के पहले ही दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। दोस्तों अनुपूरक बजट क्या होता है ये मैंने आपको कई बार बतलाया है। जब स्वीकृत वार्षिक बजट जो आम बजट आप लोग कहते हैं जो पेश होता है, जब वो राशि कम पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार अनुपूरक बजट लाती है। और इस वित्त वर्ष का ये प्रथम अनुपूरक बजट है। और ये ध्यान रखिए 87,383.43 करोड़ रुपए का पेश किया गया, जो इस समय बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री हैं
विजेंद्र प्रसाद यादव, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, इनके द्वारा। हालांकि इनके बारे में यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो बिहार बजट आया है ये विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा ही ये प्रस्तुत किया गया था। हम बात कर रहे हैं आम बजट की, जो बिहार बजट 2026-27 का पेश किया गया। अब बिहार बजट का कुल आकार 2026-27 का 3,47,589.76 करोड़ है। 3 फरवरी को विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किया गया। यह बिहार का सबसे बड़ा बजट है। यह संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार की थीम पर था और बहुत सारे आंकड़े जो यहां बेसिकली पॉइंट में आपके बीच हमने रखा है। राजस्व व्यय पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है जब ये हम चर्चा कर रहे थे। पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, अनुमानित जीएसडीपी, अनुमानित आर्थिक विकास दर और सबसे अधिक आवंटन शिक्षा विभाग को, और 7 निश्चय योजना। अच्छा, बात हम 7 निश्चय योजना को लेकर कर लेते हैं। शुरुआत ऐसे 2015 में हुई थी। इसका पूरा क्रेडिट आप नीतीश कुमार को दे सकते हैं। नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और 7 निश्चय, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इसमें 7 मतलब जो लक्ष्य है वो निर्धारित होता है। तो 2015 से 20 तक इसका फेज 1 चला और 20 से 25 तक फेज 2 चला है, और अभी हाल ही में फेज 3 जो 25 से 30 की अवधि के लिए इसमें मान्यता या फिर मंजूरी दिया गया है। ऐसे बिहार बजट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर फ्री वीडियोज वाला एक सेक्शन है, वहां पर कुछ भी आपको शुल्क नहीं देना है, आप वहां पर इसको जाके देख सकते हैं। प्लस इसका एक अलग वीडियो जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है जो अभी रिसेंटली आया है, तो ये भी आप वहां पर देख सकते हैं। और दोनों का प्रैक्टिस भी हमने आपको करवाया है 76 प्रश्नों का। ये सभी तीनों वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा, और तीनों वीडियो का एक कंप्लीट जो फाइल है, जो पीडीएफ है, जिसे आप प्रिंट भी कर पाएंगे, एकदम फ्री है। आप फ्री वीडियोज वाले सेक्शन से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं अगले सवाल पर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल में बहुत सारी जानकारी, जितना संभव हो सकेगा उतनी जानकारी हम आपको देंगे, और पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथन 1 देखिए। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथन 1 कहता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी विधेयक पारित किया, जिससे वह यूसीसी पारित या फिर लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए, जो जानकारी कथन 1 में है ये बिल्कुल सत्य है। अभी हम कुछ चर्चा इस पे करेंगे। पहली बात यहाँ पर यह भी ध्यान आपको रखना है, पारित और लागू क्या होता है। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम चर्चा उस पर करेंगे। कथन 2 देखिएगा, अनुच्छेद 44 भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 जो निहित है, बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली ये भी यहां पर सत्य है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब इस अनुच्छेद में से 36 से 51 में जो बेसिकली भाग 4 का ही हिस्सा है, इसी भाग 4 में से अनुच्छेद 44 जो है, जो आर्टिकल 44 है, इसमें यूसीसी का प्रावधान किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिए। अमूमन सवाल बनते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया है या फिर कहां से प्रेरित है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है, और बेसिकली कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका एक मूल उद्देश्य है। इसको समझिएगा, यहां से कई रूप में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां कथन 2 जो है ये बिल्कुल सत्य है। कथन 3 को देखने का प्रयास कीजिए कि बिहार यूसीसी पारित या फिर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में इस तरह की कोई बातें इन दिनों खबरों में नहीं रही है, या फिर आने वाले दिनों को लेकर अभी फिलहाल संभावना प्रतीत नहीं हो रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो, लेकिन इस समय तो नहीं। इसलिए यह कथन असत्य है। केवल 1 और 2 सही है, विकल्प नंबर सी में है। अब जरा यहां गौर कीजिए, जो हमने लागू और पारित शब्द का प्रयोग किया। पारित को आप ऐसे आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि ये अभी पास हुआ है ना, और लागू यानी कि इंप्लीमेंट हो चुका है, जमीनी स्तर पर धरातल पर ये नागरिकों के लिए उतार दिया गया है, मतलब वो लागू हो चुका है। तो फिलहाल ये अर्थ आप यहां अच्छे से समझ चुके हैं, और वही सारी जानकारी यहां आपके बीच हमने रखा है कि मध्य प्रदेश विधानमंडल या फिर मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता के मसौदे पर मंजूरी दी, और इसके बाद 21 जुलाई को इसे विधानसभा में पारित किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जो है उत्तराखंड
उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद एक्चुअली उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है। पहला राज्य ये लाने वाला उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी पारित करने या फिर लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, अभी इस पर हम आएंगे। अब उससे पहले जरा ये गौर कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। जब उत्तराखंड में लागू हुआ था, चीजें हमने विस्तार में एकदम डिटेल में बतलाया था। अब इसको जरा गौर से समझते हैं। एक आसान शब्दों में सभी के लिए जो न्याय प्रक्रिया है, जो एक प्रकार से सारी चीजें इसमें आती है, वो सभी के लिए समान हो, मतलब कि एक समान व्यवस्था सभी के लिए। अब जरा गौर कीजिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं वो आपको मैं बतला दूं। इसके साथ ही राज्य में बहुविवाह, बहुविवाह का अर्थ समझते हैं, एक से अधिक विवाह और निकाह तथा हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए विवाह की आयु और वंशानुगत तथा संपत्ति के अधिकार जो हैं वो समान किए गए हैं। ध्यान रखिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए विवाह की आयु तथा वंशानुगत तथा संपत्ति, जो पिता की संपत्ति है, दोनों का अधिकार समान होगा। लिव इन रिलेशनशिप, जो लोग रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो ऐसे में 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर इसका कोई उल्लंघन करते हैं तो 3 महीने तक की सजा उन्हें हो सकती है। हालांकि यहां आपको यह ध्यान रखना है, आदिवासी जनसंख्या को इससे मतलब इस कानून से बाहर रखा गया, जिसमें कि भील, गोंड, बेंगा, सहरिया आदि जो भी यहाँ के आदिवासी या फिर जनजाति खास करके जनसंख्या, उसे इससे बाहर रखा गया है। तो ये चीज यहाँ आपको ध्यान रखना है। आइए जरा हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। समान नागरिक संहिता अपनाने या फिर पारित तथा लागू करने वाले राज्यों में जरा गौर कीजिए। उत्तराखंड के संदर्भ में यहां हमने लिखा कि 27 जनवरी 2025 से यह लागू हो चुका है। यहां जरा गौर कीजिए, रिमेनिंग जो 3 राज्य नीचे आपको दिखेगा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश, यहां पर यह पारित हुआ है, फिलहाल लागू नहीं हुआ है। तो पहला राज्य है यह लागू करने वाला या फिर पारित करने वाला उत्तराखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा कौन बना? तो गुजरात। तीसरा कौन बना? रिसेंटली असम बना है। और अभी हाल ही में सबसे नवीनतम में देखेंगे तो मध्य प्रदेश है ना। बहुत मजेदार है और इस तरह की चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम में सवाल बनेंगे तो आपका चेहरा खिल पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से आपको पढ़ना है। तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। केवल एक प्रश्न एक वन लाइनर के रूप में पढ़ने से बेहतर है कि अब का जो ट्रेंड है उसे फॉलो कीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये तमाम चीजें अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, एक तो ये बीपीएससी वाला कोर्स है, इसमें भी आपको ये मिल जाती है। लेकिन केवल और केवल करंट अफेयर्स के हमारे सभी मटेरियल आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स का ये विजेता कोर्स आप इसे ले सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बतला दूं, मेंस एग्जाम को लेकर भी ऐप पर कोर्स संचालित होती है। अभी आपके सभी कोर्स पे, एप्लीकेशन पे, कोर्स व टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा 30 जुलाई मध्य रात्रि तक। इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा BM50। सभी कोर्स, जैसे अभी एक चीज मैं आपको ये दिखला दूं। अच्छा, यहां पर वो स्लाइड मिस हुआ है, लेकिन जरा ध्यान रखिए, हमारे जितने भी मटेरियल रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उसको अलग से आपको नहीं लेना है, आपको कोर्स में ही मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन यहां से आपको अपडेट रखा जाता है। आइए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल कहता है, हालिया प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट में हमने लिखा न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार। बेसिकली खास करके न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली यहां पर न्यायाधीशों की संख्या को लेकर जो संशोधन विधेयक है, इस संदर्भ में यहां पर सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहां पर इस सवाल में अगर हम देखें राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर यहां ABC में से तो नहीं है, ये हो जाएगा विकल्प नंबर D, इनमें से कोई नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अगर न्यायाधीशों की बात करते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और उसके बाद 37 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 38 हो गया। तो 38 किसी भी विकल्प में नहीं था, तो विकल्प नंबर D। अब वही सारी चीजें यहां जरा देखने का प्रयास कीजिए, आपके बीच हमने रखा है। देखिए 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, जो इस समय अर्जुन राम मेघवाल हैं, इन्होंने लोकसभा, जो भारतीय संसद का निचला सदन है, लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। और इस विधेयक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन का
प्रस्ताव किया गया है। अब जरा गौर आपको यहाँ पर यह करना है कि इसके अनुसार भारत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। अतः कुल स्वीकृत न्यायाधीश अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर सुप्रीम न्याय कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर इसकी संख्या 33 से बढ़ाकर 37 किया जाएगा। तो ओवरऑल कुल स्वीकृत संख्या देखेंगे तो 37 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जोड़ दीजिए तो कुल संख्या इसकी हो जाएगी कितनी, 38 हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपके बीच रखने वाला हूं, जरा गौर से देखिएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(1) के अनुसार संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने या फिर इसे परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। कहां पर, तो अनुच्छेद 124(1) के तहत। और इस समय अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 53वें नंबर के क्रम के दृष्टिकोण से, तो कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण किए हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके मुझे यह बताइए कि इस समय पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के कौन है, कमेंट करिए, बताइए कौन है। आइए अगले सवाल पर। एक पुस्तक रिसेंटली लॉन्च हुई है और इंपॉर्टेंट है, हालिया लॉन्च आरएसएस एट 100 और सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सैक्रिफाइस। पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला कथन देखिए, इस पुस्तक का संयुक्त लेखन श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने किया है। तो पुस्तक के लेखक की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो दोनों ने संयुक्त रूप से इसका लेखन किया है, ये कथन सही है। दूसरा है कि पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन या फिर उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया है। जो इस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, इनके द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। अब यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों जैसा नाम से भी परिचित हो रहा है, यहाँ पर आपको 100 वर्ष पूरा हुआ आरएसएस की स्थापना के इस उपलक्ष्य पर यह पुस्तक को लॉन्च किया गया। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। तो विकल्प नंबर डी में है, सभी कथन सही है। इस चीज को ध्यान रखें। अब इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। पुस्तक के कवर पेज को ध्यान रखने के अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है पुस्तक का नाम क्या है, किस उपलक्ष्य में लाया गया है और लेखक कौन है और इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है। इतनी जानकारी याद रखें, आपका काम चल जाएगा। बेसिकली किसी भी पुस्तक को लेकर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ पूछा जा सकता है। आते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इसके विजेता और वर्ष का जो युग्म यहां आपको दिया गया है, सही सुमेलित की हमें पहचान करना, सही उत्तर हमें चुनना है। अच्छा एक चीज, सोनम वांगचुक इन दिनों खबरों में है और इस प्रश्न को देखिए हमने इस तरह से डिजाइन किया है क्योंकि इस पुरस्कार में नाम आपको सोनम वांगचुक का भी दिखेगा। जो यहां पर मिलान या फिर युग्म है, इन्हें 2020 में यह पुरस्कार मिला, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये बिल्कुल यहां सत्य है, जो एक है ये तो सत्य है। टेसी थॉमस की बात करें तो 2022 में इन्हें पुरस्कार मिला, ये भी सत्य है। अच्छा इसके बीच में 2021 में साइरस पूनावाला को मिला था, आप लोग चाहें तो वो भी ध्यान रख सकते हैं, हालांकि अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद 2022 के बाद 2023 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला था। फिर 23 के बाद 24 में सुधा मूर्ति को मिला, ये भी सत्य है। और 24 के बाद 25 में मिला था किन्हें, नितिन गडकरी को। लेकिन 25 के बारे में यहां अजीत डोभाल लिखा गया है, तो ये तो गलत है ना। यहां अजीत डोभाल को 2026 के संदर्भ में अभी घोषणा हुई है कि यह पुरस्कार 2026 में इन्हें मिलेगा, है ना। अब यहां पर जो कथन हमें पूछा गया था सही सुमेलित है, 1, 2 और 3 किसमें है, तो विकल्प नंबर ए में है। केवल 1, 2 और 3, 4 वाला जो है यहां 25 की जगह 26 होता तो ये बिल्कुल सही होता। अब देखिए इसी पुरस्कार, अच्छा पहले तो यहां ये देख लीजिए, अजीत डोभाल जो आप तस्वीर में यहां देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, भली भांति आप लोग जानते हैं। अब इस पुरस्कार की बात करें, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 1983 में यह पुरस्कार की स्थापना तिलक स्मारक ट्रस्ट पुणे द्वारा की गई थी। ये वही वर्ष है जब वनडे विश्व कप का खिताब कपिल देव की अगुवाई में भारत पहली बार अपने नाम किया था। अब यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। 2026 के लिए अजीत डोभाल का चुनाव हुआ है। यहां गौर कीजिए, ये पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं किन किन को मिला है, 2021 से 26 तक की एक कंप्लीट सूची आप देख रहे हैं। जून 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो घोषणा जुलाई 2026 में हुई है,
एक्चुअली जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो एक मंथ पीछे का घोषणा होता है। तो जून के लिए जो घोषणा हुई है इसमें आप देखेंगे अवार्ड कौन जीता है, इस संदर्भ में विकल्प नंबर डी सही है ना। नाथन स्मिथ जो न्यूजीलैंड के हैं पुरुष वर्ग में, और इंग्लैंड के ही यहां पर आपको एक नाम दिखेगा। हालांकि एक चीज मैं आपको बतलाऊंगा भी, ये नाम पहले ध्यान रखिए, डैनी व्हाइट हॉज। ये हुआ जून को लेकर पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड का और महिला वर्ग में इंग्लैंड का। इससे पिछला जो संस्करण था पिछले महीने का, मतलब कि मई का, वहां पर भी महिला वर्ग में इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी थे। वो चीजें आप यहां पर देख पाएंगे। हालांकि चलिए मैं इसे अच्छे से देखने का प्रयास करता हूं। यहां पर इस सूची में देखिए, यहां आप देखेंगे जून को लेकर न्यूजीलैंड के नाथन स्मिथ और महिला वर्ग में डैनी व्हाइट हॉज। लेकिन उससे पहले मई में भी इंग्लैंड का ही नाम दिखेगा, लॉरेन बेल का, है ना। ये सूची जो जनवरी से लेकर जून तक का है, ये 2026 का है। एक सवाल अमूमन मुझे ये डाउट रहता है हमेशा कि एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो दोस्तों शुरुआत 2021 में जनवरी महीने में हुए थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक का बिहार स्पेशल का एक मास्टर पीडीएफ मैंने आपको दिया है, पूर्णतः संशोधित है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहां मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स के कोर्स में। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 20 जुलाई 2026 को घोषित नई भाषा नीति के अनुसार राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यों एवं आधिकारिक संचार में बांग्ला भाषा को कब से अनिवार्य किया गया है? तो ये अनिवार्यता जो है, मतलब जो लागू होगी 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी कार्यों एवं आधिकारिक संचार में ये अनिवार्य किया गया है। 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए थे वो कंप्लीट सूची है। इसी में से पश्चिम बंगाल को लेकर ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सवाल अमूमन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। आते हैं अगले सवाल पर। 2026 फीफा पुरुष विश्व कप जीतने के बाद स्पेन ने निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? अब दोस्तों इस प्रश्न को लेकर हालांकि चर्चा तो हम फीफा विश्व कप को लेकर जब विजेता की चर्चा कर रहे थे वहां पर ऑलरेडी हम किए हुए थे, लेकिन एक सवाल के रूप में ये आपके बीच हमने रखा है ताकि आपका और भी ये टॉपिक मतलब कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाए, थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। यहां पर स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर ये खास करके दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अब यहां पर जो उपलब्धि हमने पूछा है इस आधार पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप का खिताब रखने वाला विश्व का पहला देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 में महिला वर्ग का फीफा विश्व कप का खिताब ये स्पेन ने ही जीता है। जो मौजूदा चैंपियन है वो स्पेन है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग का भी खिताब अभी स्पेन ने अपने नाम किया। तो इस समय अगला फीफा विश्व कप जब तक आयोजित नहीं हो जाता है तो ये वैलिड रहेगा कि ये पहला देश, या फिर वैलिड क्या, ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि पहला देश एक ही साथ ये ट्रॉफी रखने वाला पुरुष और महिला वर्ग में वो बना है स्पेन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे तो अगर फीफा विश्व कप की बात करें तो इतिहास में पहली बार है जब 3 देशों ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने। दोस्तों फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो अभी हाल ही में सामने आई, जैसे कि स्पेन इस खिताब को अपने नाम किया है, देखिए यहां पर हमने वही लिखा है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरा खिताब अपने नाम किया है। 2022 का फीफा विश्व कप जिसकी मेजबानी कतर ने किया था, दोस्तों फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना इस खिताब को तीसरी बार लियोनेल मेसी की कप्तानी में अपने नाम किया था। अब इस प्रतियोगिता में देखेंगे कि चैंपियन जो बना है स्पेन बना है, किसे हराकर? तो पिछले साल का चैंपियन, मतलब पिछला जो चैंपियन था अर्जेंटीना, इसे हराकर। ये प्रतियोगिता प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होता है और यहां पर देखेंगे कि 1-0 से हराया है तो केवल 1 गोल फाइनल मुकाबले में हुआ, स्पेन के फेरन टोरेस ने किया। अब पहली बार 16 साल पहले 2010 में जो प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी, नीदरलैंड को हराकर स्पेन ये खिताब को जीता था। अब यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट में वही जानकारी हमने लिखा है जो बेसिकली यहां
सवाल भी मैंने आपसे पूछा था, है ना, उसी का यहाँ पर जिक्र हमने कर दिया है। ये भी सवाल फीफा विश्व कप 2026 से ही हमने लिया है। हालिया आयोजित 2026 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक 10 गोल करने के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, गोल्डन बूट पुरस्कार जो है वो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो सर्वाधिक 10 गोल किसने किया है इस प्रतियोगिता में? तो ध्यान रखिए, इनका नाम यहां पर आपको दिखेगा। हाँ, विकल्प नंबर ए में है फ्रांस के किलियन एम्बापे। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहां पर इनके बारे में तमाम जानकारी देखने का प्रयास कीजिए। जो गोल्डन बॉल है ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो स्पेन के रोड्री को प्रदान किया गया। गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल करता है, सर्वाधिक 10 गोल किलियन एम्बापे, इन्हें प्रदान किया गया। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर को दिया जाता है। तो ये चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, किन्हें प्रदान किया गया? उनाई सिमोन को, जो स्पेन के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा छात्राओं की ड्रॉप आउट दर को कम करने के उद्देश्य से किस योजना को मंजूरी दी है? तो बेसिकली महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। अगला एक और सवाल है कि 19 जुलाई 2026 को अमित शाह ने कहां अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया है? यहां प्रश्न में एक हिंट है, बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली आप यहां से थोड़ा हिंट ले सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इसका होगा। बेसिकली पश्चिम बंगाल कोलकाता इसका राइट आंसर है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी यहां पर दही उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों, आज का यह सेशन यहां समाप्त होता है और ध्यान रखिए ये रहा आज की क्लास का प्रश्न। अच्छा, एक सेकेंड, ये यहां जो है ना मिस हुआ है। अच्छा, ये आज के क्लास का प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया। चलिए मैं एक सवाल आपको वर्बली पूछ लेता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सवाल जो मुझे याद है, अगर हम देखें, हाँ चलिए मैं एक सवाल आपको ऐसे आपको मौखिक रूप से पूछ रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले, जो लागू या फिर पारित करने वाले जो 4 राज्य हैं, जो आपको इसी क्लास में मैंने पढ़ाया है, देखते हैं कितने लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखे हैं। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले ये तमाम कोर्स को लेकर जो जानकारी मैंने आपको दिया, प्लस एक कूपन कोड मैंने आपको बताया था BM50, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज पे 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर आपके लिए कब तक है? मतलब आज से शुरू हो रहा है, एक्चुअली कल ही इसकी शुरुआत हुई थी और ये 30 जुलाई मध्य रात्रि तक आप इसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।